हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम रिवाइज करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। दोस्तों, ये हेड के अंदर जो इनकम टैक्स होती है वो है आपकी रेंटल इनकम। अगर आप रेंटल इनकम अर्न करते हो फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपको वो रेंटल इनकम पे हम टैक्स ये हेड के अंदर लगाएंगे। पहला ही सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन नंबर 22, जो है आपका चार्जिंग सेक्शन। अब दोस्तों, ये सेक्शन के अंदर 3 कंडीशंस दी गई है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप लोगों को टैक्स लगेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहला कंडीशन देखो, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्चुनिट देयरटू। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को एक बिल्डिंग से इनकम आ रही है तो वो इनकम पे टैक्स ये हेड में लगेगा। अगर आप लोगों को एक लैंड से इनकम आ रही है एंड दैट लैंड इज अटैच्ड टू बिल्डिंग, बिल्डिंग से वो अटैच्ड है, तो भी आपको टैक्स यही हेड में लगेगा। सो ध्यान से समझना, अगर आपको सिर्फ इनकम आ रही है फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट एंड दैट प्लॉट इज नॉट अटैच्ड टू एनी बिल्डिंग, इट इज ओनली अ वेकेंट प्लॉट जिससे आपको इनकम आ रही है, तो जो भी आपको इनकम आएगी दोस्तों रेंट फ्रॉम वेकेंट प्लॉट, वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर अदर सोर्सेस। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो पर्सन इनकम कमा रहा है वो ओनर होना चाहिए। जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है वो ओनर होना चाहिए। अब दोस्तों समझो कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैंने एक प्रॉपर्टी मिस्टर ए जो है उसको रेंट पे दी, और मिस्टर ए ने मेरी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को रेंट पे दी है। अब तुम समझो, मुझे रेंट इनकम आ रही है फ्रॉम मिस्टर ए, तो वो इनकम मुझे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी क्योंकि मैं ओनर हूं। लेकिन तुम समझो, मिस्टर ए को जो इनकम आ रही है फ्रॉम मिस्टर बी, वो मिस्टर ए को टैक्स होगी अंडर अदर सोर्सेस, क्योंकि मिस्टर ए ओनर नहीं है। मिस्टर ए ओनर नहीं है। सो पहला कंडीशन क्या था? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्चुनिट देयरटू। अपॉर्चुनिट का मतलब है अटैच। सेकंड, आप प्रॉपर्टी के क्या होने चाहिए दोस्तों? ओनर होने चाहिए। यहां पे और एक पॉइंट देखो, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग। मैंने मिस्टर ए को प्रॉपर्टी दी थी और मिस्टर ए ने किसी और को प्रॉपर्टी भाड़े पे दी, तो मिस्टर ए की जो इनकम है दैट इज फ्रॉम सब लेटिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। एंड थर्ड कंडीशन जो है वो है, ओनर जो है ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहिए फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैंने एक प्रॉपर्टी मिस्टर ए को भाड़े पे दी और मिस्टर ए ने वहां पे बिजनेस स्टार्ट किया, तो तुम समझो मेरी जो इनकम है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी क्योंकि टेनेंट यूज कर रहा है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। लिखा क्या है? ओनर बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, 3 कंडीशन है। पहला, आपको इनकम आ रही है फ्रॉम बिल्डिंग एंड लैंड विच इज अटैच टू बिल्डिंग। सेकेंड, आप बिल्डिंग के यानी प्रॉपर्टी के ओनर हो। एंड थर्ड, ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब दोस्तों, पॉइंट रिक्वायरिंग अटेंशन में पहला ही पॉइंट देखो कि आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से इनकम आए या कमर्शियल प्रॉपर्टी से इनकम आए, दोनों जगह पे आपको टैक्स यही हेड में लगेगा। रेंट फ्रॉम वेकेंट प्लॉट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग भी डिस्कस हो चुका है। अब दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि ये हेड में आपको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा। सो व्हाट इज योर ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी? ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होगी? ईयर इन विच रेंट इज ड्यू। मतलब आपको ये हेड के अंदर टैक्स लगेगा ऑन ड्यू बेसिस। ऑन ड्यू बेसिस। सो याद रखना, आपको टैक्स लगेगा ऑन ड्यू बेसिस। अब दोस्तों, नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या है? कंप्यूटेशनल प्रोविजन है कि आप अपनी इनकम किस तरह से कैलकुलेट करोगे। अब ध्यान से सुनना, 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक लेट आउट प्रॉपर्टी, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड तीसरा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब दोस्तों, लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे दी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसका डेफिनेशन दिया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी ये 3 केस जो है उसमें से कहीं पे भी फॉल हो गई, देन इट्स अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर ये 3 केस में से आपकी प्रॉपर्टी कहीं पे भी फॉल हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सो अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो तीनों में से कहीं ना कहीं फॉल होनी चाहिए, तो ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या? कि अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर दैट प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हम उसको एसओपी मानेंगे। अगर सोचो कि कोई एक पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी है उसका सपोज 30% एरिया या 40% एरिया इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, तो भी आप उस पर एसओपी प्रोविजंस अप्लाई करोगे।
एंड इन केस आपकी प्रॉपर्टी बंद है, क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस कहीं और है, या फिर प्रोफेशन कहीं और है, या फिर एम्प्लॉयमेंट कहीं और है, तो भी आप ये जो बंद प्रॉपर्टी है उस पे एसओपी के प्रोविजंस लगा सकते हो। 3 केसेस हैं, एक प्रॉपर्टी है विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, एक प्रॉपर्टी है जिसका कोई एक पार्ट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, या फिर एक प्रॉपर्टी बंद है, क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट कहीं और है, तो ये प्रॉपर्टीज पे भी आप एसओपी प्रोविजन अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन जो है यहाँ पे एसओपी का ही दिया हुआ है। इन केस अगर आपकी प्रॉपर्टी ये 3 केस में से कहीं पे भी फॉल हुई तो उसको एसओपी मानना है, नहीं तो वो प्रॉपर्टी एलओपी मानी जाएगी। सो अगर सोचो एक प्रॉपर्टी है जो 9 मंथ्स लेट आउट है एंड 3 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या मानेंगे? लेट आउट प्रॉपर्टीज मानेंगे। लेट आउट प्रॉपर्टीज मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को 5 एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन किया था कि एसओपी और एलओपी जो है वो कब कब कंसिडर होगी। सो दोस्तों, डेफिनेशन एसओपी का दिया है, आपके पास एसओपी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है वो पहले चेक कर लो। अगर ये डेफिनेशन में फॉल हो गई तो वो एसओपी है, नहीं तो वो एलओपी है। अब दोस्तों और एक कॉन्सेप्ट आता है और वो है डीएलओपी का। डीएलओपी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपके पास मैक्सिमम 2 एसओपीज होनी चाहिए। अगर आपने 2 से ज्यादा एसओपीज रखी है तो हम प्रॉपर्टीज को क्या मानना स्टार्ट कर देंगे? डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। सो मैक्सिमम आप 2 एसओपी रख सकते हो, 2 से ज्यादा हुआ तो वो क्या मानी जाएगी? डीएलओपी मानी जाएगी। सो ध्यान से समझो, 3 टाइप की प्रॉपर्टीज है, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड डीएलओपी। डेफिनेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड का दिया है, तो पहले आप आइडेंटिफाई करो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि लेट आउट। एंड इन केस अगर आपकी 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड की डेफिनेशन में, तो आपका डीएलओपी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटेशनल प्रोविजन दिया हुआ है कि लेट आउट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड डीम टू बी लेट आउट का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। ध्यान से सुनना, अगर एक लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से पहला एक्सपेंस जो आप माइनस करोगे वो है म्युनिसिपल टैक्स। अब ध्यान से सुनना, म्युनिसिपल टैक्स जो है वो आप पे करते हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को। आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने मिलेगा ऑन पेमेंट बेसिस। अब आपने अगर लास्ट ईयर का या फ्यूचर का या करंट ईयर का कोई भी ईयर का म्युनिसिपल टैक्स पे किया हो, आप माइनस कर सकते हो। म्युनिसिपल टैक्स कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज फॉर्म में दिया होगा, तो वो परसेंटेज आपको अप्लाई किस पे करना है? म्युनिसिपल वैल्यू पे अप्लाई करना है। और म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या? जो प्रॉपर्टी का रेंट आ सकता है एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, फिर आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। नेट एनुअल वैल्यू में से आपको डिडक्शंस माइनस करने, पहला 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% ऑफ एनएवी एंड 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। फाइनल आंसर जो आपका आएगा दैट इज इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है तो उसके ऊपर एक नोट है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए 4 स्टेप्स यहाँ पे दिए। पहला ही स्टेप इज एनुअल लेटेबल वैल्यू, इसको आप एक्सपेक्टेड रेंट भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या कि आपको प्रॉपर्टी से इतना रेंट तो आना ही चाहिए। अब ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपको मिलेगा 3 चीज़ों को कंपेयर करके। पहले 2 म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करो, और इनमें से जो भी हायर आया वो सिलेक्ट करो और उसको थर्ड स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करो। जो भी लोअर आया, हायर और लोअर, ये हायर में से हायर जो आया एमवी और एफआर एंड स्टैंडर्ड रेंट में से जो लोअर आएगा वो, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब क्या? इतना रेंट तो आपको प्रॉपर्टी से मिलना ही चाहिए। अब दोस्तों कभी कभी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर नहीं दी होगी तो उसको नॉट एप्लीकेबल लिख देना, निल मत लिखना। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि रेंट जो आ सकती है एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फेयर रेंट का मतलब होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी, एंड स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है इट इज रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। अब दोस्तों स्टेप नंबर 2 आएगा। स्टेप नंबर 2 में यू टेक रेंट फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी वाज लेट आउट, कितने टाइम आपकी प्रॉपर्टी भाड़े पे थी, और उसमें से अनरियलाइज रेंट क्या कर देना? माइनस कर देना। फिर आपका स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 तभी आएगा जब आपका वेकेंसी का कॉन्सेप्ट हो। वेकेंसी मतलब क्या कि आप प्रॉपर्टी भाड़े पे देना चाहते थे लेकिन कोई टेनेंट मिला नहीं, तो उसमें आप ऐसा समझो कि आपको अगर वैकेंसी नहीं होता तो कितना रेंट मिलता, तो स्टेप 2 में जो अमाउंट था वो प्लस अगर वैकेंसी नहीं होता तो उतना रेंट और मिलता, तो वो ऐड कर देना है।
नाउ व्हाट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू? सो इन केस देयर इज नो वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं है तो स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर, बट अगर वैकेंसी है तो आप स्टेप 3 को कंपेयर करना विद स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 3 जो है वो अगर मोर देन और इक्वल टू स्टेप 1 होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट, तो स्टेप नंबर 2 इज योर GAV, एंड इफ स्टेप 3 इज लेस देन स्टेप नंबर 1, देन स्टेप नंबर 1 इज योर GAV। ये पूरा मैंने आप लोगों को लॉजिकली एक्सप्लेन किया था जब हम लोगों ने ये चैप्टर क्लास में डिस्कस किया था इन डिटेल। उसके बाद दोस्तों ये हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी का प्रोविजन। नेक्स्ट आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का प्रोविजन। सेल्फ ऑक्यूपाइड में बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका कंप्यूटेशन स्टार्ट ही NAV से होता है। NAV ऑफ प्रॉपर्टी इज निल। आपको डिडक्शन में 2 डिडक्शन थे, 24A आएगा नहीं, क्यों? 30% ऑफ NAV है, NAV नील है तो 30% भी नील। 24B आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो, आपको लॉस फ्रॉम SOP मिलेगा, या तो लॉस होगा या तो निल आंसर होगा। अच्छा, हमने एक सेक्शन पढ़ा हुआ है 115 BAC करके, जो आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। अब दोस्तों ये जो इंटरेस्ट है, ये वाली इंटरेस्ट है SOP की इंटरेस्ट, कहने से वो आपको नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC। सो 115 BAC में आपको ये इंटरेस्ट मिलेगी नहीं। एंड नेक्स्ट आ रहा है DLOP। अब DLOP का जो फॉर्मेट है वो सेम LOP की तरह ही है, लेकिन तुम समझो आपके पास अगर 2 से ज्यादा SOP है तो आप DLOP का कॉन्सेप्ट लेके आते हो। तो एक्चुअली में तो ये प्रॉपर्टी SOP है, हम इसको कहने से लेट आउट मान रहे हैं, हम इसको लेट आउट मान रहे हैं। तो तुम समझो ये वाली प्रॉपर्टी से तुम्हें कोई एक्चुअल रेंट आने वाला नहीं है। तो इसीलिए फॉर्मेट पूरा सेम ही है जो LOP का था, सिर्फ ध्यान में रखना जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट था वो, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट था वो, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, स्टेप 2 और 3 तो आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि वो एक्चुअली में प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम उसको लेट आउट मान रहे हैं। सो GAV क्या हो जाएगा, जो आपका ALV था या जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट था वो। बात का फॉर्मेट तो सेम ही है, म्युनिसिपल टैक्स, NAV, डिडक्शंस और 24A 24। सो ये आपका फॉर्मेट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मैंने आपको बोला है पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। कोई भी साल का म्युनिसिपल टैक्स पे करो, लास्ट ईयर का करो, फ्यूचर का करो, करंट ईयर का करो, इसी साल ओनर पे करना चाहिए। एंड दोस्तों जो ड्रेनेज टैक्स होता है, ड्रेनेज टैक्स, तो वो टैक्स भी म्युनिसिपल टैक्स का ही पार्ट होता है और उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, ये जो अनरियलाइज रेंट है जो हम माइनस करते हैं स्टेप नंबर 2 से, ध्यान से सुनना, अनरियलाइज रेंट आपको माइनस करने तभी मिलेगा जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो। इन केस अगर क्वेश्चन में ये चारों कंडीशंस नहीं दी है तो आपको अज्यूम कर लेना है कि ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहला ही कंडीशन, टेनेंसी क्या होना चाहिए, बोनाफाइड, मतलब एक लीगल रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन ओनर एंड टेनेंट। सेकेंड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। सो टेनेंट को आपने प्रॉपर्टी से निकाल दिया है या फिर आपने स्टेप्स ले लिए उसको निकालने के लिए। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी, मतलब जो टेनेंट है उसका कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, लीगल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड फॉर रिकवरी ऑफ रेंट। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही आपको अनरियलाइज रेंट जो है वो माइनस करने मिलेगी। अगर क्वेश्चन में ये चारों कंडीशंस नहीं दी है तो तुम अज्यूम करोगे कि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब दोस्तों एक डिस्कशन आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करते हो, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट माइनस करते हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी डिस्कशन आ रहा है, ध्यान से समझना। पहला ही पॉइंट, इंटरेस्ट इज अलाउड इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सो आपको हम इंटरेस्ट माइनस करने देंगे इफ लोन इज टेकन फॉर CRRRA, CRRRA। ध्यान से सुनो, अगर आपने लोन किसी और पर्पस के लिए ही लिया, हाउस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड ही नहीं है वो लोन, हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा ऑन ड्यू बेसिस। कौन से बेसिस पे माइनस करने मिलेगा, ड्यू बेसिस पे। नेक्स्ट, अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, लेट हो गए पेमेंट करने में, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट,
अगर आपने कोई नया लोन लेके, जो आपका पुराना लोन था जो आपने घर के लिए लिया था, वो नया लोन लेके पुराना लोन रीपे कर दिया, तो नए लोन पे जो इंटरेस्ट है वो आपको माइनस करने मिलेगा। एंड जो ब्रोकरेज एंड कमीशन आप पे करोगे एजेंट को फॉर अरेंजिंग लोन, वो आपको अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपको कितना इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा? तो इंटरेस्ट के केस में प्रोविजन ऐसा है कि अगर प्रॉपर्टी एलओपी है या अगर प्रॉपर्टी डीएलओपी है तो कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी आपकी इंटरेस्ट होगी सब माइनस करने मिलेगी, जितनी भी आपकी इंटरेस्ट होगी सब माइनस करने मिलेगी। लेकिन एसओपी के केस में, एसओपी के केस में उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हुई है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप लोगों को मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, एंड अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैक्सिमम 30। याद रखना ये कंडीशन सिर्फ एसओपी के लिए है। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने 4 केसेस रखूं एंड 4 केस में से मैं आपको बोलूं कि जो कंडीशंस है एसओपी में वो 2 जगह पे सेटिस्फाई हो रही है और 2 जगह पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन और आपकी जो एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू है, एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू वो है 1.8 लाख, 2.8 लाख, 25,000 एंड 2.5 लाख, ये है। तो अब ध्यान से समझना, कंडीशन पहले में सेटिस्फाई हो चुकी है, मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, बट आपकी जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वही 1.8 लाख है, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा दोस्तों? 1.8 लाख का। अच्छा, सेकंड केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, मैक्सिमम 2 लाख मिलना चाहिए, आपका इंटरेस्ट इज 2.8 लाख, कहने से 2 लाख मिलेगा। थर्ड में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, 25,000 मिलेगा, एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ पे 30,000 मिलेगा। सो मैंने देखो यहाँ पे कैसे प्रेजेंट किया है कि इफ ऑल दी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन एक्चुअल जो आपका इंटरेस्ट होगा कंपेयर करेंगे 2 लाख के साथ, विच एवर इज लोअर, एंड कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट होगा हम कंपेयर करेंगे 30 के साथ, विच एवर इज लोअर। याद रखना, अभी मैं आपको कंडीशन सिखाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एसओपी पे अप्लाई होगी, एलओपी डीएलओपी पे अप्लाई नहीं होगी। एलओपी डीएलओपी में जितनी भी इंटरेस्ट होगी सब माइनस करने मिलेगी। एसओपी में कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मैक्सिमम 2 और नहीं हुआ तो मैक्सिमम 30। ये आप लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 115 BAC, 115 BAC में नहीं मिलेगा, ऊपर भी हम लोगों ने देख लिया। अब आइए कंडीशंस देखते हैं। टोटल 4 कंडीशंस है दोस्तों। पहला, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। सो ये डेट या इसके बाद अगर आपकी लोन होगी और आपने घर एसओपी रखा होगा तो हम आपको मैक्सिमम 2 लाख देंगे। इसके पहले की अगर लोन होगी तो हम आपको मैक्सिमम 30,000 देंगे। नेक्स्ट, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर रिपेयर्स, रिनोवेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। याद रखना, अगर आप लोगों ने लोन आर के लिए ली तो हम आपको 30,000 देंगे। कब? जब प्रॉपर्टी एसओपी होगा तब। और अगर आपने लोन कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन के लिए लिए है तो हम आपको 2 लाख देंगे। हाँ, अगर आपने लोन CRRRA के अलावा किसी पर्पस के लिए लिए है हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट, एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 years। 5 साल में खत्म हो जाना चाहिए एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन। कब से 5 साल? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज बोरोड। मतलब जिस साल में लोन लिया है वो साल के एंड में जाओ और वहां से 5 साल में आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाना चाहिए। अगर हो चुका है तो हम आपको मैक्सिमम 2 लाख देंगे, नहीं हुआ है तो मैक्सिमम 30 देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैक्सिमम 2 लाख, नहीं तो 30,000। एसओपी के ही केस में वो ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब दोस्तों, अगर आपने लोन लिया और आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, लोन लिया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे इन प्री फेज उसको हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट हम आपको माइनस करने देंगे एक बार आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद, और वो हम आपको माइनस करने देंगे इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब दोस्तों, ये इंटरेस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है, कहना इसे अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए एंड ड्यूरेशन चाहिए। अमाउंट और रेट जो है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा। ड्यूरेशन इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। ड्यूरेशन मतलब क्या? व्हाट इज योर PCP, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना। तो स्टार्ट डेट जो है, कब से आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा? डेट ऑफ टेकिंग लोन और डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, विच एवर इज लेटर, तब से आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा। एंड एंड कब होगा? अ डे प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। मैंने आपको क्लास में क्या सिखाया था याद करो। जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जो 31 मार्च गया वो एंड डेट मानो।
जो 31 मार्च गया है वो एंड डेट मानो। मैंने एक लाइन याद रखने बोली थी आपको, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो ईयर की इंटरेस्ट हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करते, वो ईयर की इंटरेस्ट को हम पूरा पोस्ट मान लेते हैं। और उसके बाद आपको ये डिडक्शन मिलेगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। उसके बाद दोस्तों ये पीसीपीआई का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। सेक्शन नंबर 25 इज इनएडमिसिबल डिडक्शन। मतलब क्या, अगर आप लोगों ने लोन लिया आउटसाइड इंडिया से, तो जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करके पे करना पड़ेगा। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या टीडीएस डिडक्ट करके पे नहीं किया तो जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो हम आपको 24B में माइनस करने नहीं देंगे। नेक्स्ट, अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट की अगर रिकवरी होती है तो जिस ईयर में रिकवरी होगी वहां वो ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा और आपको उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30%। कोई भी टाइप का खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस, वो सब आप लोगों को माइनस करने मिलेंगे नहीं। लीगल एक्सपेंसेस और सब आर टू बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट, टैक्सेबल even if assessee is not the owner of the property in the year in which arrears of rent and unrealized rent are recovered। तो जिस ईयर में ये अनरियलाइज रेंट मिला या जिस ईयर में ये अरियर्स ऑफ रेंट मिला वो ईयर में आप ओनर नहीं भी हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी है, तो भी आपको हम टैक्स यही हेड के अंदर लगाएंगे। नेक्स्ट, को ओनर्स। अब दोस्तों अगर एक प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर खरीदी है और वो प्रॉपर्टी भाड़े पे दी गई है तो तुम्हें ऐसा ही समझना है कि प्रॉपर्टी का एक ही ओनर है। फाइनल आंसर निकाल लो क्या होगा और फाइनल आंसर को डिवाइड कर देना इन द रेशियो ऑफ को ओनरशिप। बट अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड प्रॉपर्टी इज कोन तो याद रखना आपको कैलकुलेशन सारे अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि एसओपी में एक ही तो चीज आती है, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आप लोगों को माइनस करने मिलेगी 30,000 या 2 लाख। वो 2,30,000 की जो लिमिट है ना दोस्तों, दैट इज पर ओनर लिमिट एंड नॉट पर प्रॉपर्टी, सो वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 27। सेक्शन 27 क्या है? डीम्ड ओनरशिप। अब इसके अंदर पहला ही पॉइंट क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी स्पाउस को असेट ट्रांसफर करता है फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर वो इंडिविजुअल खुद जो है वही ओनर माना जाता है, हम स्पाउस को ओनर नहीं मानते हैं। लेकिन याद रखना, अगर एक इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए टू स्पाउस एंड देयर इज एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो फिर यू कैन से ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, वो इंडिविजुअल डीम्ड ओनर नहीं है। सेकंड केस क्या बोलता है कि अगर एक इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है माइनर चाइल्ड को फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वापस से लीगल ओनर माइनर चाइल्ड हुआ, लेकिन हम तो इंडिविजुअल जो है उसी को ओनर मानेंगे। याद रखना ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा इफ असेट इज ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया तो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जो बिल्डिंग्स होती है वो उसका लीगल ओनरशिप इज इन द नेम ऑफ सोसाइटी, लेकिन जो मेंबर होता है उसको हम क्या मानते हैं? डीम्ड ओनर। एंड लास्ट, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इसमें क्या लिखा है कि अगर बायर है और सेलर है, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बन चुका है। फॉर एग्जांपल सागर जो है वो सेलर है एंड मिस्टर ए तुम लोग सब हो वो जो बायर है। मेरे और आपके बीच में अगर एक अग्रीमेंट बन चुका है इन राइटिंग के मैं मेरी प्रॉपर्टी आपको बेचने वाला हूँ। सेकंड, आपने मुझे कंसिडरेशन दे दिया या आप कंसिडरेशन देने वाले हो, कंसिडरेशन को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है और मैंने पोजेशन दे दिया है आपको। ए, सी और पी 3 कंडीशन याद रखनी है, अग्रीमेंट, कंसिडरेशन एंड पोजेशन। लेकिन अभी तक वो अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। सो अभी भी तुम स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स देखोगे तो उसमें ओनर सागर ही दिखेगा तुम लोगों को, लेकिन याद रखना यहाँ पे ACP ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो जो बायर है हम उसको ओनर मान लेंगे, क्योंकि इन सब्सटेंस कहने से ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है, सिर्फ ये अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना पेंडिंग है। सो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं डीम्ड ओनरशिप में। लास्ट में दोस्तों आता है अदर कॉन्सेप्ट्स। अदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज हो, सो आपके लिए प्रॉपर्टी क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। सो आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अगर एंगेज्ड हो तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आप लोगों के सारे जो फ्लैट्स है या आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो आप सेल करने के लिए निकालोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टीज बिजनेस के ही नाम पे दिखा के स्टॉक इन ट्रेड में दिखाते रहते थे, हर साल बेचते नहीं थे और खुद ही यूज कर लेते थे।
अब खुद के नाम पे नहीं करते थे, नहीं तो खुद के नाम पे करेंगे तो एसओपी मानी जाएगी, एसओपी मानी जाएगी, 2 से ज्यादा एसओपी हो गई तो डीएलओपी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज थे वो लोग क्या करते थे, 10-10, 15-15, 20-20 फ्लैट क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते रहते थे हर साल। सो इसीलिए एक कंडीशन बनाया क्या कि जिस साल में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है वो साल के एंड में जाके वहां से 2 साल तक आप लोग अपने सारे फ्लैट्स बेच दो, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी बेच दो। 2 साल तक हम कुछ नहीं करेंगे। बट अगर आप सीसी मिला वो ईयर के एंड में गए और वहां से और 2 साल अपन ने काउंट किए और वहां तक अगर प्रॉपर्टीज आपकी बिकी नहीं है, आप क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहे हो, तो आप दिखाओ क्लोजिंग स्टॉक में, जब तक आपके क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा हम तब तक उसको डीएलओपी मानते रहेंगे और हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करते रहेंगे। सो हम आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स करते रहेंगे। फिर सो कब तक का टाइम है आपके पास, 2 साल का टाइम है। कब से 2 साल, जिस साल में सीसी मिला वो ईयर के एंड में जाओ, वहां से 2 साल तक सारी प्रॉपर्टीज बेच दो। बेच दी तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए वो इनकम स्टॉक इन ट्रेड की, स्टॉक इन ट्रेड जो प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, सो इसीलिए वो टैक्सेबल हो जाएगी बिजनेस में। बट अगर आप 2 साल के बाद भी स्टॉक में दिखाते रहोगे तो जब तक आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं हम उसको लेट आउट मान लेंगे। फिर उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो सबको टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे पर्सन आर.एन.ओ.आर हो, आर.बी.एन.ओ.आर हो या एन.आर हो। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और रेंट इंडिया में मिल रही है तो वापस से सबको टैक्स हो जाएगा। बट अगर रेंट आउटसाइड इंडिया ही मिली है तो सिर्फ आर.एन.ओ.आर को टैक्सेबल होगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि पर्सन आर.एन.ओ.आर है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, एंड उसको आउटसाइड इंडिया रेंट मिला है, आउटसाइड इंडिया रेंट मिला है। अब आपको सारी चीजें फॉरेन करेंसी में दी होगी और आपको एक एक्सचेंज रेट भी दिया होगा, आपको सिर्फ उसको कन्वर्ट करना है इनटू रुपीज। सो टेंशन लेना मत, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, अगर आपका ओनरशिप को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब टाइटल जो है प्रॉपर्टी का वो अभी तक क्लियर नहीं है, 2 लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, मिस्टर ए बोल रहा है मैं हूं, मिस्टर बी बोल रहा है मैं हूं, तो अब दोस्तों जब तक आपका डिस्प्यूट चल रहा है, जब तक आपका डिस्प्यूट चल रहा है, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, हम तो एक पर्सन से टैक्स लेना स्टार्ट कर देंगे दोनों में से, क्योंकि डिस्प्यूट सेटल होगा 50 साल बाद, तो हम 50 साल तक वेट नहीं करेंगे, दोनों में से हम किसी एक से अभी टैक्स लेना स्टार्ट कर देंगे। अब हम देखेंगे पोजेशन किसके पास है, हम देखेंगे रेंट किसको मिल रही है, प्रॉपर्टी के कंट्रोल किसका है, उस पर्सन से हम अभी टैक्स लेना स्टार्ट कर देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए से अभी हमने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, कल उठ के डिसीजन भी आया कि मिस्टर ए ही ओनर है, तो फिर बात खत्म हो गई, हमने उससे ही टैक्स लिया था। कल उठ के पता चला मिस्टर बी ओनर है, तो हम मिस्टर ए से जो भी टैक्स लिया था वो उसको वापस करके मिस्टर बी से टैक्स ले लेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हुआ। दोस्तों रिवाइज करते रहो चीज़ें, एग्जाम्स को भी ज़्यादा टाइम नहीं है, एंड कहीं पे भी आप लोगों को लगे कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।